गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, ईशा की माँ मोबाइल लिए हुए हाल में आई और ईशा के पिता से कहने लगी कि ईशा के ससुराल से फ़ोन आ रहा है, आप बात कर लीजिए, पता नहीं अचानक से क्या बात हो गई। ईशा के पिता ने कहा कि उन लोगों से बात तुम ही कर लो, लेकिन ईशा की माँ का कहना था वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप ही उनसे बात करो। ईशा के पिता ने फ़ोन लिया। दूसरी तरफ से ईशा के ससुर ने कहा कि समधी जी, आप लोग कैसे हैं, हमें आप लोगों को एक निमंत्रण देना था, इसीलिए फ़ोन किया है। कल आपकी नातिन का नामकरण है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइएगा। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ईशा के पिता बीच में ही बोल पड़े, हम लोग कैसे नहीं आएंगे, हम ज़रूर आएंगे, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा के पिता फ़ोन रखकर कुर्सी पर बैठ गए। ईशा की माँ ने पूछा कि क्या हुआ। ईशा के पिता ने अपनी पत्नी को कहा, जब हमारी बेटी का ऑपरेशन था तब इन लोगों ने हमें अस्पताल आने से मना कर दिया था, जब बेटी को माता पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये लोग हमें नामकरण पर बुला रहे हैं। ईशा की माँ का कहना था, ये तो बहुत खुशी की बात है, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बेटी को देखे कितने दिन हो गए हैं, शादी के बाद से बस एक बार ही वो मायके में ही आई थी, वो भी केवल 2 दिन के लिए, पग फेरे के समय। हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी इतने बड़े घर में गई है। क्या आपको याद नहीं कि दामाद जी को हमारे घर पर कितनी परेशानी हो रही थी, वो 2 दिन इस गरीब खाने में रुक गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ईशा के पिता ने कहा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कहाँ हमारा घर और कहाँ हमारे दामाद का घर। हमारे दामाद बाबू तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके मन में थोड़ा सा भी अमीर होने का गुरूर नहीं है। चलो हम जो भी हैं, कम से कम हमारी बेटी तो बहुत नसीब वाली है जो उसकी शादी इतने बड़े घर में हो गई। ईशा की माँ ने कहा, बेटी का नसीब बनाने में आपका ही तो हाथ है, भगवान आपके जैसा पिता हर एक बेटी को दे। आपने उसका भाग्य बनाने में जी जान लगा दी, आपने उसे हैसियत से बढ़कर पढ़ाया लिखाया, उसके लिए इतना अच्छा ससुराल ढूंढा। आपके पास केवल एक दुकान थी, आपने बेटी की शादी में उस दुकान को भी गिरवी रख दिया। ईशा के पिता ने कहा, तो क्या हुआ, संतान के लिए तो सब करते हैं, अब मेरी तारीफ छोड़कर बेटी के घर जाने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही निकल चलेंगे। तब तक मैं अपनी बेटी की पसंद वाली मिठाइयाँ और कुछ ज़रूरी सामान लेकर आता हूँ। ईशा के पिता अभी उठकर जा ही रहे थे कि तभी फ़ोन की घंटी बज गई। ईशा की माँ ने कहा, देखिए तो सही किसका फ़ोन है। ईशा के पिता ने कहा, तुम्हारी बेटी का फ़ोन है, शायद उसे अपनी माँ से कुछ दिल की बात करनी होगी। ईशा की माँ ने अपने पति से कहा, आप ही कर लीजिए ना बात, आपकी भी तो लाडली बेटी है। ईशा के पिता ने फ़ोन उठा लिया और फ़ोन पर ईशा की ही आवाज़ थी। दूसरी तरफ से ईशा ने कहा कि माँ सुनो ना, मेरे ससुर जी ने तो पिताजी को फ़ोन करके बुला लिया, लेकिन तुम पापा को यहाँ मत भेजना, कोई बहाना बनाकर उन्हें रोक लेना, क्योंकि पापा के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, वो वही फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मेरे पिता गंवार लगते हैं। क्या तुम्हें पता है माँ, पिछली बार जब पापा यहाँ आए थे तब हमारे घर का नौकर भी उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था। आप मेरी भी तो इज्जत का ख्याल रखिए, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूर बैठी ईशा की माँ खुश हो रही थी बाप और बेटी को बात करता हुआ देखकर। उन्हें क्या पता था कि माँ समझकर बेटी ने पिता से क्या कह दिया था। अपनी बात खत्म करके ईशा ने बिना कुछ सुने फ़ोन काट दिया। ईशा ने ये सब कैसे कहा था, ये केवल वो ही जानती थी।
जब ईशा आंसू साफ करके वापस मुड़ी तो सामने उसका पति प्रदीप खड़ा था। प्रदीप ने हैरानी से अपनी पत्नी ईशा को देखा और कहा कि ये तुम अपनी माँ से क्या बोल रही थी? कुछ मत छुपाना, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुमने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा? क्या तुमने सोचा है उनके दिल पर क्या बीत रही होगी? तुम कितनी किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतने प्यार करने वाले माता पिता मिले हैं, और एक तुम हो कि तुमने उन्हें आने से मना कर दिया। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खुशहाल जीवन दिया है, और तुमने क्या किया? तुम उन्हें उनकी औकात बताने लगी हो। मुझे आज तुम पर शर्म आ रही है कि तुम कैसी बेटी हो। तुमने अपने ही माता पिता को नीचा दिखा दिया, अपने साथ साथ मुझे भी तुमने उनकी नज़रों में गिरा दिया। ईशा भागकर दूसरे कमरे में चली गई और रोने लगी। वो सोचने लगी कि मैं कैसे बताऊं, मैंने अपने पिता को यहाँ आने से क्यों मना किया है। कैसे बताऊं कि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो कभी चाहा ही नहीं था कि मेरे पिता को कोई परेशानी हो मेरी शादी को लेकर। मुझे तो तब पता चला कि मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए अपनी दुकान भी गिरवी रख दी है। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं पग फेरे पर मायके में गई थी, और वहाँ पर भी ये बात मुझे मेरी सहेलियों ने बताई थी। ये बात जानने के बाद तो मैं अपने पिता से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। ईशा ने सोचा, मैं ये बात कैसे बताऊं कि शुरुआत से ही मेरे ससुराल में मुझे ताने सुनने को मिलते आए हैं। मेरे ससुर जी के निशाने पर हमेशा ही मेरे पापा रहते हैं। मेरे पिता के ऊपर गवार का लेबल लगा दिया गया है। जब भी किसी को मेरे पिता के बारे में बताना होता है तो मेरे ससुराल वालों का स्टेटस डाउन होने लगता है। और क्या बताऊं, जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे माँ और पिता को बस इसीलिए नहीं बुलाया गया कि वो लोग गरीब हैं और वो बेचारे खाली हाथ चले आते, जिससे कि मेरे ससुर जी को अच्छा नहीं लगता। ईशा ने सोचा कि मैं अपने पति को कैसे बताऊं। मैंने खुद अपने ससुराल वालों की ये बात सुनी थी। जब उन्हें उपहारों की पड़ी थी तब मुझे मेरे माता पिता की अस्पताल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं जानती थी किसी की बातों की परवाह किए बिना मेरे पिता कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई मेरे पिता को नीची नज़रों से देखे या उन पर उंगली उठाए। इसीलिए मैंने अपनी माँ को आज ऐसी बात बोल दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिता की एक बार फिर से बेइज्जती हो। ये सब सोचते सोचते ईशा कब सो गई उसे पता ही नहीं चला, और ईशा की नींद तब खुली जब उसे अपनी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। ईशा का पति प्रदीप अपनी बच्ची को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश में लगा था। ईशा की आंखें सूजी हुई थी और वो अपने पति से नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। सुबह का समय था। पूरे घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। घर में फूलों की सजावट बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। मेहमानों के लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए थे, जैसे नामकरण न हो, घर में कोई शादी का समारोह हो। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था, लेकिन घर की बहू की चिंता किसी को नहीं थी। ईशा का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। ईशा को पता था कि मेरे मायके से कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सास ने बातों ही बातों में ईशा को उसके मायके वालों के गरीब होने का एहसास करवा दिया था, और ईशा को बोल दिया गया था कि अगर उसके मायके से कोई आए तो घर के पीछे वाले रास्ते से अंदर आए, और अगर कुछ उपहार लाए हों तो उसे अपने कमरे में ही रखवा देना, क्योंकि ससुराल की इज्जत का ख्याल रखना अब तुम्हारा फर्ज होना चाहिए। ईशा ने हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में जाना ठीक समझा। शाम होते ही समारोह शुरू हो गया। पूरा घर मेहमानों से भरा था, लेकिन ईशा का दिल मन बहुत परेशान था। ईशा को उसकी बच्ची को लेकर बुलाया गया, जहाँ सभी मेहमान बैठे थे। बहुत ही उदास मन से धीरे धीरे ईशा बाहर आई। सब बच्ची को देखने के लिए बारी बारी आने लगे। ईशा बिल्कुल अकेली थी। इतनी भीड़ के बाद ऐसा लग रहा था कि ईशा के पास कोई नहीं है। बेचारी ईशा सूनी निगाहों से दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। तभी प्रदीप के हाथों में अपने पिता का हाथ देखकर ईशा चौंक गई
और अचानक से ईशा के मुंह से निकला, पापा। ईशा के पिता ने कहा, हाँ बेटा। दामाद जी ने सुबह से ही जिद पकड़ ली थी कि वो हम लोगों को साथ लेकर ही जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर आना ही पड़ा। ईशा सोचने लगी, मैं यही सम्मान तो अपने पिता को दिलाना चाहती थी। ईशा की आंखों में रुके हुए आंसू निकल पड़े और वो अपने पिता के गले लगकर खूब रोने लगी। तब ईशा के पिता ने उसे बताया कि फ़ोन माँ ने नहीं, उन्होंने ही उठाया था। पिता ने ईशा से कहा कि बेटा, माता पिता अपनी औलाद को अच्छे से जानते हैं, मैं सब समझ गया था। ईशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ईशा ने अपने पति का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज मुझे इतनी बड़ी खुशी जो आपने दी है, आज जो सम्मान आपने मेरे पिता को दिया है, मैं आपकी आभारी हूँ। प्रदीप ने कहा कि ईशा, मुझे भी भगवान ने बेटी दी है और बेटी से दूरी का दर्द मैं भी समझता हूँ। तुमने भले ही मुझसे कुछ ना कहा हो, लेकिन मैं सब समझ गया था। तुम्हारी आंखों से और घर वालों के व्यवहार से मुझे सब समझ आ गया था। मुझे पता था तुम्हारे घर वालों के आने ना आने से मेरे घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तो फ़र्क पड़ता ही। जितनी हमारी बच्ची पर हमारा हक है, उतना ही हक तुम्हारे माता पिता का भी तुम पर है। मैं अपने परिवार वालों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये देखकर ईशा के पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। साथ संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी उन माता पिता से जो अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को लगता है अगर हम अपनी बेटी की शादी अमीर घर में कर देंगे तो हमारी बेटी खुश रहेगी, लेकिन हर माँ बाप ये भूल जाते हैं कि ऐसे में बेटियों को क्या क्या सहन करना पड़ता है। ये तो केवल बेटियां ही जानती हैं और बेटियां अपना दर्द भी किसी के साथ बांट नहीं सकती। मेरा उन माता पिता से यही कहना है कि आप अपनी सोच को बदलिए। अपनी बच्ची की शादी, अपनी बेटी की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से करें, क्योंकि खुश रहने के लिए अमीरी और पैसा नहीं, सुकून, प्यार और इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जिन बेटियों की शादी उनकी हैसियत से बड़े घर में हो गई है तो उसके ससुराल वाले बहुओं को ताना ना मारें। ऐसा ना हो कि किसी बेटी को अपने माता पिता को अपने ससुराल में ही आने के लिए मना करना पड़े। अपनी बहू के माता पिता की इज्जत करें। किसी की बेइज्जती करके, किसी का अपमान करके, किसी को छोटा दिखाकर आपका स्टेटस नहीं बनता, बल्कि अपने से कम हैसियत वालों को आप इज्जत दें, तब आपका रुतबा अपने आप बड़ा हो जाएगा। और गरीबी को लेकर किसी भी बेटी के माता पिता को बेइज्जत ना करें, उसके अभिमान को ठेस ना पहुंचाएं। अपनी सोच बदलें, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को हटाएं और हर किसी को इंसान समझें। साथ संगत जी, इस साखी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।